हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग वाईसीटी की बुक से बीपीएससी एईडीओ के सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बीपीएससी एईडीओ के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 8 के 50 क्वेश्चंस तक का डिस्कशन आपके साथ कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पीवी नरसिम्हा राव। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। फिर क्वेश्चन नंबर 52, भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1272। भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल 1272 सीटें हैं, जिसमें से 888 सीटें लोकसभा के लिए और 384 सीटें राज्यसभा के लिए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 53, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पद्मश्री विमल पटेल। भारत की राजधानी में निर्माणाधीन सेंट्रल विस्टा के प्रमुख अंग संसद भवन की नई इमारत के प्रभारी वास्तुकार पद्मश्री प्राप्तकर्ता विमल पटेल हैं और विमल पटेल को वर्ष 2019 में आर्किटेक्चर क्षेत्र में असाधारण काम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 54, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इन सभी पर आधारित है। इस वजह से ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी उपबंध किए गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 8वीं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची दी गई है, जो मूल संविधान में 14 थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 57, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आवास। जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को आवास कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। यह गैस हवा से थोड़ी हल्की होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अवक्रमणीय नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लैब अपमार्जक। फिर क्वेश्चन नंबर 60, पारित तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक दिशिक। पारित तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है और इसमें सौर ऊर्जा ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादप सूर्य की विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके अकार्बनिक पदार्थों से खाद्य निर्माण करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा पारित तंत्र का संघटक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि पारित तंत्र के 2 घटक होते हैं, पहला जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। और जैविक घटकों में हरे पौधे, उपभोक्ता और अपघटक शामिल होते हैं, जबकि अजैविक घटकों में
वायु, जल, सौर ऊर्जा, ताप, प्रकाश, मृदा इत्यादि शामिल होते हैं। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन। मीथेन गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है और लैंडफिल अपशिष्ट पदार्थों को दफनाने के लिए बनाए गए गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए एक विस्तारित भंडारण क्षेत्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 918। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जहां का लिंगानुपात 1084 है, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, जहां पर 1000 पुरुषों पे 879 महिलाएं हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता दर बिहार राज्य की सबसे कम है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, भारत के वे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब और लक्षद्वीप। फिर क्वेश्चन नंबर 66, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती। ये जो कथन है यह अवसादी शैलों के लिए असत्य है, क्योंकि अवसादी शैलों का निर्माण जल और हिमानी जैसे किसी भी कारकों से हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, म्यांमार में। सिटवे बंदरगाह भारत के द्वारा 2016 में बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के रखाइन प्रांत की राजधानी सिटवे में निर्मित एक डीप वाटर पोर्ट है और यह बंदरगाह बांग्लादेश प्रवेश किए बिना भारत के विशाखापत्तनम और कोलकाता बंदरगाहों को पूर्वोत्तर के राज्यों से जोड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, सुरंग और जुड़ने वाले स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जोजिला सुरंग निर्माणाधीन कारगिल और लेह। ये जो जोड़ा है वह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जोजिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ना कि कारगिल और लेह को। फिर क्वेश्चन नंबर 69, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख मलेशिया। स्थानांतरणशील कृषि को मलेशिया में लद्दाख के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और इसे श्रीलंका में चेन्ना, मैक्सिको में मिल्पा या कोनूल और थाईलैंड में तमराई, म्यांमार में तुंगिया और कांगो में मसोने के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित देशों के जोड़ों में से किस जोड़े की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चिली और अर्जेंटीना का। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण तक फैली एंडीज पर्वतमाला की सबसे लंबी पर्वतीय सीमा चिली और अर्जेंटीना से लगती है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, क्षेत्र और देश के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मकाऊ चीन। मकाऊ चीन देश का एक स्वायत्त क्षेत्र है जिस पर चीन का प्रशासनिक अधिकार है, जबकि रीयूनियन फ्रांस, ला पाल्मा स्पेन और फॉकलैंड यूके के देशों के अधीन शामिल क्षेत्र हैं।
फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लेबनान की। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, धुआरे यानी वातिमुख। फिर क्वेश्चन नंबर 75, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वन रोपण। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि वन रोपण है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 77, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुमाऊं हिमालय। फिर क्वेश्चन नंबर 78, बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, काराकोरम में। बाल्टोरो हिमानी पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बल्टिस्तान क्षेत्र के बल्टिस्तान उप क्षेत्र में काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, नोकरेक चोटी स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय में। नोकरेक चोटी मेघालय में स्थित है और यह मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आत्माराम पांडुरंग। 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 81, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योतिबा फूले। फिर क्वेश्चन नंबर 82, बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, किसने प्रारंभ किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा बांग्ला भाषा में संपादित साप्ताहिक समाचार पत्र था एवं जिसका प्रथम प्रकाशन 1879 में किया गया था और 1897 ईस्वी तक यह साप्ताहिक पत्र था। बाद में यह दैनिक हो गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 83, दो पत्रिकाओं नवजीवन और यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के द्वारा। नवजीवन और यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। नवजीवन 7 सितंबर 1919 ईस्वी में गुजराती भाषा में और यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका था जिसे महात्मा गांधी ने 1919 से लेकर 1931 तक संपादित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 84, रविंद्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गीतांजलि के लिए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और वे यह पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय नहीं बल्कि प्रथम एशियाई भी थे। फिर क्वेश्चन नंबर 85, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में। फिर क्वेश्चन नंबर 86, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पटना। प्रभावती देवी पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी और इन्होंने बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 87, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दिसंबर 1856 में। फिर क्वेश्चन नंबर 88, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खान है। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना मुर्शिद कुली खां के द्वारा की गई थी और मुर्शिद कुली खां ने ही बंगाल में इजारेदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 89, सबसे पहले कौन सी घटना हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नादिर शाह का आक्रमण। दिए गए ऑप्शंस में सबसे पहले नादिर शाह का आक्रमण हुआ था जो कि 1739 ईस्वी में हुआ था और इस आक्रमण में नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा था और बर्बाद कर दिया था और शाहजहां के द्वारा बनवाए गए मयूर सिंहासन को भी वो अपने साथ ले गया था। नादिर शाह के आक्रमण के बाद हुआ था प्लासी का युद्ध जो कि हुआ था 23 जून 1757 को। फिर इसके बाद हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी को और दिए गए ऑप्शंस में सबसे लास्ट में हुआ था बक्सर का युद्ध जो कि हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। फिर क्वेश्चन नंबर 90, किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रेंच विशेषज्ञ के। फिर क्वेश्चन नंबर 91, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 12वीं शताब्दी से। फिर क्वेश्चन नंबर 92, दीवान इंशा का संबंध था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शाही पत्र व्यवहार से। दीवान इंशा का संबंध शाही पत्र व्यवहार से था। फिर क्वेश्चन नंबर 93, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गांव के सरपंच के लिए। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद गांव के सरपंच के लिए प्रयोग किया जाता था और ये राज्य और किसानों के बीच वंशानुगत मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 94, प्रति नूतन काल समाप्ति की तिथि है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 10,000 वर्ष पूर्व। फिर क्वेश्चन नंबर 95, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मखली गोशाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल थे और इनके अनुयायी आजीवक के नाम से जाने जाते हैं और इस संप्रदाय के लोग कर्म सिद्धांत एवं मानव प्रयत्न में विश्वास नहीं करते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 14 पूर्वा। फिर क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मदमन। जैन धर्म आत्मदमन में विश्वास करता है जबकि बौद्ध धर्म आत्मदमन में गहरी आस्था नहीं रखता है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन ने। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार रुद्रदामन फर्स्ट के द्वारा सुदर्शन झील के मरम्मत कराने का उल्लेख प्राप्त होता है और इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने करवाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 99, कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दिव्यावदान में। दिव्यावदान में चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार को क्षत्रिय मूर्धाभिषिक्त अर्थात अभिषिक्त क्षत्रिय कहा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फौजदारी। मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय का उल्लेख मिलता है। सबसे पहला प्रकार है कंटक शोधन और दूसरा प्रकार है धर्मस्थीय। धर्मस्थीय न्यायालय दीवानी न्यायालय की तरह कार्य करता था, वहीं कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी न्यायालय की तरह कार्य करता था। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी एडीओ के एक और
प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप बीपीएससी एडीओ के इसी तरह और भी प्रैक्टिस सेट को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।